अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहस जारी है मिनी बजट की मंजूरी के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो हुक्मरान जमात का एक इजलास चल रहा था उसके अंदर से कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे ये चीज़ खुल के वाज़े होकर सामने आ रही है कि हुक्मरान जमात के अंदर यूनिटी कुछ कम होती जा रही है, और ख़ास तौर पर जो महंगाई का इशू है, गैस की शॉर्टेजेस का इशू है, और बहुत अरसे से ये इशू सामने आ रहा है कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके अंदर जो लोगों की तशवीश है वो हुक्मरान जमात के अंदर मौजूद लोगों को परेशान कर रही है, और उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। जब बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला KP के अंदर मुकम्मल हुआ तो उसमें शिकस्त का एक बुनियादी जो सबब था वो PTI KPK के जो अरकान थे उन्होंने कहा महंगाई ने हमें मारा, लेकिन महंगाई के साथ एक और बड़ा इशू वहाँ गैस की बंदिश है और यूटिलिटी बिल्स हैं जो महंगाई से जुड़े हुए हैं। आज परवेज़ खटक साहब का आर्गूमेंट एक बड़ा शदीद किस्म का सामने आया, और वो हमाद अज़हर के साथ था जब वो पूछा उन्होंने कि ये बताइए कि सूबे के अंदर गैस की स्कीमें कब मुकम्मल होंगी, KP के अवाम को गैस कब मिलेगी या बिजली कब मुकम्मल होगी, उसके मंसूबे जो इनका वादा किया गया था गैस और बिजली के वो कब पाया तकमील तक पहुँचेंगे। तो ये मामला कुछ टेढ़ा हो गया क्योंकि जो वजाहत उधर से देनी शुरू हुई बज़ाहिर परवेज़ खटक साहब को वो काबिल कबूल नहीं थी। कुछ अरकान असम्बली से मैंने बैकग्राउंड के तौर पर पूछा क्योंकि एक दो ख़बरें पहले भी आई थी कि परवेज़ खटक साहब कोई ज़्यादा खुश नहीं हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ वज़रा की कारकर्दगी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मौके पे शायद जॉइंट सेशन से कुछ अर्सा पहले 22 अरकान कौमी असम्बली के साथ परवेज़ खटक साहब खफा थे, और उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको राज़ी किया, और सबसे बड़ा इशू उस वक्त भी गैस की शॉर्टेजेस थी KP के अंदर, और उसके बाद अब ये महंगाई और बिजली के बिल और गैस के बिल ये डबल हो गया। तो आज जब वो आर्गूमेंट शुरू हुआ और उन्होंने हमाद अज़हर ने जो वजाहत दी वो उन्होंने कबूल नहीं की, उन्होंने कहा कि ये मैंने बातें बड़ी सुन ली हैं, ये बताएं मुझे गैस मिलेगी या कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन परवेज़ खटक साहब उसके ऊपर खफा थे। उन्होंने कहा महंगाई पे भी परेशान हूँ, ये जो मिनी बजट जो इन्होंने पेश किया है जहांगीर तरीन साहब, शौकत तरीन साहब ने, उसके ऊपर भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। तो अगर तो सूरत हाल ऐसी रही तो मैं तो इस बिल के ऊपर वोट करने पर तैयार नहीं हूँ। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर बड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर मेरी बजाय कोई और हुकूमत चला सकता है तो उससे हुकूमत चला ले, मैं तो ब्लैकमेल होने पे तैयार नहीं हूँ। परवेज़ खटक साहब उठ के बाहर आ गए। बाद में जब ये ख़बरें मीडिया पे चलना शुरू हुई, और ये ख़बरें कोई क्या सराय के ऊपर नहीं थी, ये ख़बरें लोगों ने अंदर से क्रॉस चेक करके, रिपोर्टर्स ने पूछ के लोगों से बाकायदा जो इजलास के अंदर बैठे हुए थे फिर आकर रिपोर्ट की थी, और एक से ज़्यादा ज़रिए से ये कन्फर्म हुई कि ऐसे ही आर्गूमेंट हुआ। इसीलिए वो एक का जुमला और दूसरे का जवाब जो था, सवाल और जवाब, वो एज़ इट इज़ रिपोर्ट हुआ। लेकिन उसके बाद परवेज़ खटक साहब को कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पैगाम आया कि ये तो ख़बरें जो TV चैनल्स के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं, इससे तो आग लग जाएगी, तो आप इसको ठंडा करें। तो परवेज़ खटक साहब फिर बाहर आए और उन्होंने बाहर निकल के तो मीडिया से बात की, और बात में उन्होंने कहा मैं तो सिगरेट पीने बाहर निकला था, गैस के ऊपर सवालात हुए थे, मैंने पूछा कि मेरे सूबे के वो जो मनसूबे हैं KP के अंदर वो कब मुकम्मल होंगे, बस इस तरह की बात हुई। मेरा लीडर तो इमरान खान है, लीडर तो PTI का इमरान खान है, लेकिन जो कुछ वज़रा की कारकर्दगी है वो PTI के अंदर एक सवालिया निशान की तरह बहुत सारे MNAs के अंदर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर इसको किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस बिल को पास करवाए बगैर हमारा IMF का प्रोग्राम थ्रू नहीं होता, तो तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, और इसका मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स में उसको बड़े बड़े तगड़े स्टेक होल्डर्स भी शामिल कर लें, उन सब की मर्ज़ी और मंशा यही होगी कि फाइनेंस बिल निकले ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सटर्नल सेक्टर पे मेजर क्राइसिस ना आ जाए। लेकिन इसके बाद हालात कोई सियासी एतबार से ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। परवेज़ खटक ने कहा क्या, जो कैमरे के ऊपर उन्होंने खुद कहा वो सुन लें। क्या रिजर्वेशंस थी, तो तफसील से थोड़ा सा क्लियर कर दें चीज़ों को। देखिए, मैं तो TV देखकर हैरान हो गया हूँ, टिकट चल रहे जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया, और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बात करता हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर क्या कहा कि आप हुकूमत की दावत दे देते हैं, आपसे मंसूब किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की।
हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीम है जो चल रही है, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। एक हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ है, पार्टी में बातें होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। परवेज़ खटक साहब ने इनडायरेक्टली उन तमाम बातों की तस्दीक भी कर दी और साथ तरदीद भी कर दी, ताकि वो मीडिया का जो पेट है वो भरा भी जा सके और उसकी वजाहत भी हो जाए। जो इशू क्या था, इशू ये था कि जब वो गैस के ऊपर सवाल जवाब हो रहे थे तो हमाद अज़हर ने कहा कि गैस जो मुकामी है वो तो कम कीमत की आती है, तो LNG जो बाहर से आती है वो बहुत महंगी आती है। अब उसके अंदर एक हमारी नालायकी का बहुत बड़ा दखल है। हमने वक्त पे जो कार्गोज़ ख़रीदने चाहिए थे वो नहीं ख़रीदे विंटर सप्लाईज़ के लिए, वो 4-6 महीने पहले ख़रीदने पड़ते हैं। स्पॉट परचेज़ करने जाए ना अगर अक्टूबर के महीने में कि हमें नवंबर की डिलीवरी दे दो तो $30-35 की मिलती है, लेकिन आप मार्च अप्रैल में उसको ख़रीद लें, फ्यूचर्स बाय कर लें तो आपको $8-9 की मिलती है। इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर 10 कार्गोज़ हम ले रहे हैं उसमें से 8 वो हैं जो PMLN ने कतर से एग्रीमेंट किया हुआ था, तो नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ फॉर पाकिस्तान। हम 4-5 कार्गोज़ इजाफी ले सकते थे। हमाद अज़हर ने कहा कि हम तो एक नया बिल ला रहे हैं, क्योंकि इंपोर्टेड गैस तो बहुत महंगी पड़ती है, $30-35 की पड़ती है, मुकामी वाली $2 की पड़ रही है, तो अब उसको लाएंगे तो उसमें प्राइसिंग कैसे एडजस्ट करनी है, तो प्राइसिंग मिक्स बनाएंगे, उसका कई बैलेंसिंग करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट की क्या है, मुकामी पैदावार की क्या है, LNG की कितनी है, तो उसके मुताबिक फिर हम प्राइसिंग करेंगे। इसके ऊपर एक दोबारा सवालिया निशान है, क्योंकि महंगाई के ऊपर KP के तमाम अरकान असम्बली का ख्याल यह है कि हमने बल्दियाती इंतखाब हारा है। हमाद अज़हर ने कहा क्या है वो सुन लें, दिखाई। आपके अरकान असम्बली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इंपोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए, तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो है वो मैं समझता हूँ वो राजी भी हुए हैं। जो गैस LNG का जो बिल है ये क्या है? देखिए बेसिकली ये करेगा कि अभी हमारे पास वो इख्तियार नहीं है हुकूमत के कि जब हम गैस रेजिडेंशियल सारिफ को देते हैं, जो सिस्टम गैस यानी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से जो गैस इस्तेमाल हो रही है उसको जब उसे, तो हम उसे इंपोर्टेड LNG का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि इंपोर्टेड LNG बहुत महंगी है, कुदरती गैस बहुत सस्ती है जो हमारी निकल रही है और वो गिरी जा रही है 9% के हिसाब से हर साल। तो हम चाह रहे हैं कि हम इंपोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को हमाद अज़हर की वजाहत है उस बिल के हवाले से जो कमिंग डेज में आ सकता है और उसके नतीजे में मजीद प्राइसेस में इजाफा होगा। अब्बास शबीर जिनके सवालात अब सुन रहे थे सारे स्क्रीन के ऊपर, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्बास ये बताइएगा कि इतनी तलखी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो आपसे ब्लैकमेल नहीं होता, फिर किसी और को बना दें, और वो परवेज़ खटक उठ के बाहर आ गए, क्या ऐसा हो गया? देखिए मलिक साहब, आज जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग शुरू हुई तो नूर आलम ने हमेशा की तरह सवालात शुरू किए। उसके बाद परवेज़ खटक साहब जब आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में आ रहे थे तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से तरह लग रहा था कि आज वो बड़े गुस्से के अंदर है, और वही हुआ कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जब शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले हमाद अज़हर के ऊपर तोपों का रुख किया। उन्होंने गैस के हवाले से सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में अपने जवाब भी होना पड़ता है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वज़ीर आज़म साहब हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया लेकिन हमारे वहाँ के जो लोग हैं वो पिसे हुए हैं। उसके बाद अचानक ही जब वो शौकत तरीन की तरफ आया और शौकत तरीन साहब को उन्होंने कहा कि आपने वोट नहीं लेने, आप मुंतखब लोग नहीं है, हमने वोट लेने होते हैं, तो इसलिए हमें लोगों के आगे जवाबदेह होना पड़ता है, तो इसलिए आप कभी भी मुझे मुतमईन नहीं कर सके, ना कैबिनेट की मीटिंग में आपने मुतमईन किया, ना किसी और प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे मुतमईन किया। तो काफी तनकीद हुई आज, और वजीर आजम के साथ जब परवेज़ खटक साहब ने बात करना शुरू की तो बड़े वो गुस्से के अंदर थे। जो आई विटनेस वहां पर उस कमेटी के इजलास के अंदर लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि परवेज़ खटक की एक गुफ्तगू का एक पॉइंट आ गया था जब वजीर आजम खुद उठकर जाने लगे थे, लेकिन परवेज़ खटक जब बाहर गए और बाहर आकर बिल्कुल मलिक साहब उन्होंने वो तमाम बातों को डिनाई की और ऑपोजिट उन्होंने बात की कि मैं तो सिगरेट पीने के लिए आया। फिर मैंने उनसे कई बार सवाल भी करने की कोशिश की कि आपका अंदर इस किस्म का आपकी स्टेटमेंट की और अब बाहर आकर आप बिल्कुल ही अब्बास, लेकिन अब्बास मैंने मुख्तलिफ जब अरकान से पूछा तो वो PTI के अंदर कहते हैं कि दो बड़े ग्रुप हैं, एक ग्रुप को परवेज़ खटक रिप्रेजेंट करते हैं और जॉइंट सेशन के वक्त भी 22 अरकान इनके साथ खड़े थे और गैस का ही बड़ा इशू था, और दूसरे ग्रुप को असद उमर और कुछ उनके साथ MNAs हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो PTI तो इस वक्त इंटरनल यूनिटी उसके लिए चैलेंज है इमरान खान के लिए।
जी बिल्कुल मलिक साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर जिस अंदाज के अंदर परवेज खटक साहब ने बात की है, साफ नजर आ रहा था कि डिवाइडेशन है। और मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि कल जो ISI हेडक्वार्टर का दौरा था उसमें भी परवेज खटक साहब इन्वाइटेड नहीं थे। डिफेंस मिनिस्टर का वहां पे होना बहुत जरूरी था, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और उससे पहले भी जो 2-3 मीटिंग्स थी, जो बड़ी मीटिंग्स थी PM हाउस के अंदर, उसमें भी खटक साहब गायब थे। तो आज खटक साहब जब अचानक आए, लेकिन उससे पहले वो कहते रहे कि बीमार है, लेकिन आज जब वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर पहुंचे हैं तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज के अंदर उन्होंने कहा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि मैं किसी सूरत आपसे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, आप मुझे सबके सामने यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कौन से कारखाने हैं, मेरी कौन सी कोई ऐसी चीजें हैं कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं आपको कौन सा रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूँ यहाँ पर। तो एक अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई, जिसको PTI की लीडरशिप ने 15 मिनट बाद फौरन ही उसका डिनायल दे दिया। और वजीर आजम चैम्बर के बाहर हम खड़े थे तो परवेज खटक साहब को मुराद सईद और शहबाज गिल साहब लाए बात करने के लिए, लेकर आए क्या इसकी वजाहत कर दे ताकि थोड़ा मामला मीडिया पे ठंडा हो जाए। अब्बास शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध इमरान इस्माइल साहब, पार्टी की इंटरनल यूनिटी और जो आज परवेज खटक और वजीर आजम के दरमियान में मुकालमा ही कहूँगा, तलखी कह लें या गर्मा गर्मी कह लें, उसके ऊपर भी तो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं गवर्नर इमरान इस्माइल साहब। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी में बड़ी तलखी सामने आई जब अरकान की जानिब से महंगाई और गैस शॉर्टेजेस के इशू रेज़ किए गए। ख़ास तौर पर परवेज़ खटक ने जब हमाद अदर से सवाल जवाब किए तो वो तलखी वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान तलखी में बदल गई। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। नदीम साहब, मैंने जब से अपनी खान साहब के साथ 93 से जो मैंने सफ़र का आगाज़ किया, मैंने हमेशा खान साहब को ओपन टू आइडियाज़, ओपन टू डिस्कशन एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म मैंने खान साहब को देखा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई, जैसे हम देखते ना चीज़ों में कि हर चीज़ वो चमचागिरी में चल रही है, कोई चीज़ आप बता नहीं सकते, कुछ आप कह नहीं सकते, कुछ वो सुनना नहीं चाहते, उस तरह नहीं था। बल्कि हर अच्छी बुरी बात, गलत सही बात खुल के हमारे यहाँ डिस्कशंस होते थे। और मैं काफ़ी उस पर शुरू में बड़ा हैरान में रहता था कि कैसे इस तरह से खान साहब से हम बात कर सकते हैं। बट देन दिस इज़ हाउ पॉलिटिकली वी वर ब्रॉट अप कि यही तरीका है जमहूरियत का कि आप बात कर सकते हैं। मुमकिन है कि परवेज खटक साहब ने, मैंने कोई क्लिप ऐसा नहीं देखा, मैंने कोई मेरे किसी साथी से बात नहीं हुई, मेरी खबरें TV मीडिया तक ही महदूद हैं। मुमकिन है कि परवेज खटक साहब के लहजे में तलखी हो, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहरहाल इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वही इस पार्टी के रुए रवां हैं। और वो लोग जो उस कमरे में मौजूद, उसमें से 90% लोग वो हैं जो इमरान खान की मरहून मिन्नत असेंबलियों में पहुँचे हैं। सर, ये दूसरा मौका है। इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ, इलेक्शन जीता तो इमरान खान की वजह से जीता हूँ मैं, इमरान इस्माइल की वजह से तो नहीं जीता इलेक्शन। गवर्नर साहब, ये दूसरा मौका है जिसमें परवेज खटक जो हैं उनके लहजे में तलखी आई है। और दूसरे मौके के ऊपर भी बुनियादी वजह गैस की शॉर्टेजेस हैं या वो स्कीमें हैं जो वो चाहते हैं KP के अंदर मुकम्मल की जाए। मुझे याद पड़ता है कि ये जॉइंट सेशन से भी कुछ ही अर्सा पहले 22 अरकान कौमी असम्बली थे जो इस इशू के ऊपर परवेज खटक के साथ खड़े थे और उनको राजीबाजी करना पड़ा था परवेज खटक को भी और उन अरकान को भी कि मसला हल हो जाएगा। आज भी मसला वही था। वो प्रेजेंटेशन शुरू हुई 2011 पे और परवेज खटक कह रहे हैं कि मुझे पुरानी कहानियाँ नहीं सुननी, मुझे ये बताएं कि हमारे सूबे में गैस की स्कीमें कब मुकम्मल होंगी। और यहाँ से वो आर्गूमेंट शुरू हुआ जो हमाद अजहर के जवाबात के ऊपर फिर परवेज खटक ने गुस्सा खाया और उन्होंने कह दिया कि मैं तो ऐसे फिर वोट नहीं करूंगा, मुझे तो इस मिनी बजट के ऊपर भी इतराज़ आता है और इस गैस वाला बिल भी, गैस का एक बिल नया आ रहा है LNG को गैस के जो हमारी अपनी लोकल मुकामी गैस है उसके साथ मिक्स करने पे। तो उन्होंने कहा मेरा तो डिसएग्रीमेंट है, मैं तो ऐसे बिल नहीं करूँगा। तो फिर खान साहब ने कहा फिर ये तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये मामला था, हाथ से निकल रहे हैं। देखिए, ये जो गैस का या हमाद अजहर का मामला है ना, ये है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग। एक्चुअली गैस है नहीं, सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हमाद अजहर पे उतरती है। मैंने खुद भी अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सारा हमाद अजहर पे उतारा उस दिन वज़ीर आज़म के सामने। वहाँ पे इसी तरह की बातें फिर बाहर आई कि मैंने ये कहा वो कहा। लेकिन इशू ये है कि जितने लोग आके हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जी गैस नहीं आ रही, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कोई डोमेस्टिक यूज़र्स होते हैं, कोई CNG स्टेशन वाले हैं, अंडर ट्रमेंडस प्रेशर आप होते हैं और वो फिर आपको जवाब चाहिए होता है हमाद अजहर से। हमाद अजहर के पास गैस है नहीं, वो घर से लाके तो दे नहीं सकता, जो है उसी की डिस्ट्रीब्यूशन में। गवर्नर साहब, आपको ये नहीं लगता कि अंदर इनकॉम्पिटेंस का भी काफ़ी बड़ा इशू है? अप्रैल मई के महीने हमने काफ़ी नालायकी दिखाई,
हम 4-5 इजाफी LNG के कार्गोज़ ख़रीद सकते थे, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस वक्त भी PMLN की जो कतर के साथ डील है, आपकी 90% गैस उसी से आ रही है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपकी हुकूमत को सलाहियत का मुजाहरा करना चाहिए था। चौथा साल है। नदीम साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त बुरान हुआ कोविड की वजह से, उसमें गैस की जो हिट आई है सारी दुनिया में आई है, क्योंकि जो कैंसिलेशन क्लॉज है वो बड़े थोड़े से पैसों पे कैंसिलेशन की जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। सर कैंसिल तो तब होगी कि अगर खरीदी होगी। हमने तो मार्च अप्रैल के महीने में परचेजेज ही नहीं की, नवंबर दिसंबर डिलीवरी की परचेज की नहीं। स्पॉट पे लेने गए हैं तो हमें $30 पे आखिरी कंटेनर मिला कार्गो। नदीम साहब कमाल आप बात करें, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां मार्च से कहता हूँ दिखा देगा। हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए। सर एक कैंसिल हुआ है सर, मेरे पास पूरी डिटेल है, मैंने कॉपीज लेके रखी हुई हैं। हम 14 ले सकते थे, 10 पे बैठे हुए हैं। एक कैंसिल हुआ है, 4 हमारे पास इजाफी होने चाहिए थे जो हमने मार्च अप्रैल में बिड ही नहीं किया। उस वक्त हमें $8-9 की मिल रही थी, अब $30 का हमने आखिरी खरीदा। तो ये है इशू सर, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारी कैपेसिटी के इशू है। नहीं, मैं बिल्कुल मानूंगा आपकी बात। मैं कह रहा हूँ हाइंडसाइट पे हम आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त ले लेनी चाहिए थी। अगर वो और गिर जाती तो फिर क्या होता। इन्होंने भी अपने तरीके से वे करके चीज़ों को इवेल्युएट करके काम किया होगा। नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज अ फेलियर, या कोई अपने डिपार्टमेंट को फेल करना नहीं चाहता। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे अपने आप को फेल करने में लगे हुए, या इमरान खान चाहते ही हैं कि महंगाई का तूफान आ जाए और गैस खत्म हो जाए। सर अगर आपको गवर्नर सिंध बनाया गया है ना, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सूबे के जो डायनामिक्स है ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वहाँ आबादी के, उसको समझते हो कि अर्बन सिंध की क्या रिक्वायरमेंट है, रूरल सिंध की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो मसाइल आएंगे। आपकी जो मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर इस वक्त कैपेसिटी के इशूज़ हैं। महंगाई का इशू देख लें, आपको पता है कि इसके अंदर आप डिवैल्यूएशन करते जाएं और साथ कहें महंगाई कम करनी है, तो कोई नहीं आपकी महंगाई कम होनी। आप डिवैल्यूएशन करते जा रहे हैं। अब परवेज खट्टर का दूसरा बड़ा इशू महंगाई था। आप मुझे अपनी बात का जवाब दे दें कि इस वक्त अमेरिका में कितनी महंगाई है। सर अमेरिका के इशूज और हैं, हमारे इशूज और हैं। पिछली 40 साल रिकॉर्ड टूटा है। नहीं नदीम साहब, महंगाई है तो वजह है ना, वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो बाइडेन को जरूरत थी कि आते साथ ही वो 40 साल का रिकॉर्ड महंगाई तोड़ दे महंगाई का रिकॉर्ड। सर जो ग्लोबल सिचुएशन है, चीजें कम हुई हैं, कंटेनर्स मिल नहीं रहे हैं, ऑयल प्राइसेस माल नहीं उठा रही, वो हमारे सामने है। लेकिन हम अगर अपने इस रीजन में देखें, इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, पाकिस्तान को साथ हम शामिल करें तो हम कहीं और खड़े हैं, बाकी दुनिया कहीं और खड़ी है। नदीम साहब आप क्या बात करें, इंडियन इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल नोज डाइव पे है। पाकिस्तान आपको पता है महंगाई वहाँ कितनी है और हमारे यहाँ कितनी है? आप देखें तो सही क्या शुरू हुआ है वहाँ पे। महंगाई को छोड़े, वहाँ तो जिंदा खाने के लिए लोग नहीं बच रहे, मरे चले जा रहे हैं। महंगाई भी हुई है वहाँ पे, ये नहीं है कि महंगाई नहीं हुई। बांग्लादेश में भी महंगाई हुई, श्रीलंका में भी। श्रीलंका का हाल देखें क्या हुआ। सर कंसिस्टेंटली चौथा साल है कि हम हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन में और लो ग्रोथ रेट में, ऐसे कौमें सर्वाइव नहीं कर सकती। उससे पॉवर्टी बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। नदीम साहब आप इसको पूरे जाविये में देखें ना, वी आर नॉट द ओनली वन। या तो होता है ना कि दुनिया में कहीं महंगाई नहीं हुई, पाकिस्तान में हुई। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। पाकिस्तान में महंगाई जो दुनिया भर में हो रही है उसके हिसाब से वो इतनी नहीं हुई जितनी सारी दुनिया में हो रही है। आप चेक तो करें फिगर्स को। मैं समझ रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने, खासतौर से इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो मैनेजमेंट इस कड़े टाइम में की है, कोविड को जिस तरह से डील किया है, अमवात के इजाफे को रोकने की कोशिश की गई है, एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों के घर घर पैसे पहुंचाए गए हैं, वो सारी चीज़ों को हम बजाय अप्रिशिएट करने के हम सिर्फ एक ही चीज़ पे लग जाते हैं कि जी महंगाई हुई तो महंगाई। सर ये तो अपनी जमात के अंदर से अब ये एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं। परवेज़ खट्टर या आपके KP के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, उन सब का ख्याल यह है कि इस महंगाई के साथ और गैस और बिजली के इन बिलों के साथ आपको वोट नहीं मिल सकते। वो कहते हैं पहला जो लोकल बॉडीज का फेज भी इसी तरह हारे और दूसरा भी इसी तरह हारेंगे। ये आज भी ये इशू था और चंद रोज पहले भी ये इशू था। आतिफ खान ने इशू रेज किया, बाकियों ने इशू रेज किया। मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो हमें हमेशा ज़िंदगी भर खान साहब कहते रहे ना कि नॉट एवरीवन कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करेंगे, जो कोई लीडर्स बन के निकलेंगे, ये प्रेशर्स आते हैं। कोई हार जीत कोई चीज़ नहीं होती। ये क्या हुआ, अगर पेशावर में अभी फर्स्ट फेज में रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं आया तहरीक इंसाफ का, अगले फेज में बेहतर आ जाएगा, उससे अगले फेज में बेहतर आ जाएगा। वी आर कंटेस्टिंग, वी आर हियर टू फाइट, वी आर नॉट गिविंग अप। कोई मसला नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि सिचुएशन इस नॉन परफॉर्मेंस के बायस, इस महंगाई के दबाव, बेरोजगारी के दबाव में अपोजिशन के लिए बड़ी अच्छा मौका है
कि वो नो कॉन्फिडेंस के लिए जो बड़ी अरसे से बातें करते थे, दावे करते थे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि नो कॉन्फिडेंस लें। ऑपोजिशन के अंदर कोई तपड़ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरा टेन्योर पूरा करेगी। ये जो अभी नाच रहे हैं ना कि जी वो PMLN वाले खड़े होकर कहते हैं कि जी आप हशर देखें आपका क्या हुआ है KPK में, उधर पीपल्स पार्टी वाले खड़े होकर हमें आईना दिखा रहे थे KPK का। जैसे ये दोनों स्वीप कर गए वहाँ पे, ये गायब हो गए वहाँ से, इनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भाई आप तो नहीं जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन वहाँ पे जीती है और JUI जीती है। आप किस खुशी में नाचते फिर रहे हैं कि जी आप अपना अशर देखें। आप अपना अशर देखें पहले क्या हुआ है। ये खुद जमातें सुकड़ के रह गई इतनी अपने अपने सूबों के अंदर, इतनी इनकी कोई वक़्त नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इलेक्शन अभी आने दें दोबारा, आप देखें इनका क्या असर होता है। कि अभी जितनी सीटें हैं ये भी नहीं मिलनी इनको। गवर्नर साहब, जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिहाइंड द सीन इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, वो अब बड़ी खुल के इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है। वो कहते हैं कि ये जैसे ही ये मिनी बजट वगैरह पास होगा तो ये जमातें मिल के किसी कंसेंसस पे पहुँचेंगी, एक उम्मीदवार सामने लाएंगी इन हाउस चेंज के लिए, और जिसको भी इन हाउस चेंज से लाया जाएगा वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएगा। ये कहते हैं एक ब्रॉडर एग्रीमेंट है इन बड़ी सियासी जमातों के दरमियान हो गया। तो आपको अंदेशा लगता है कि ये कर लेंगे अगले 4-6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में? नदीम साहब, जब हमारी हुकूमत आई थी ना, तो अब जो 3.5 साल हो गए ना, 3.5 महीने के अंदर हमने ये सुनना शुरू कर दिया था कि जी अब बस ये अब गई और जब गई हुकूमत। ये इसी तरह रोते गाते रहेंगे, तारीखें देते रहेंगे, कभी धरने की, कभी जलसे की, कभी नो कॉन्फिडेंस की, कभी इन हाउस चेंज की, कभी कोई चेंज की। कोई फार्मूले की बात करता है, कोई कुछ और बात करता है। वो लंदन से यहाँ नहीं तशरीफ लाते कराची, वो आके देखें तो सही के मामला क्या हैं। वो जेल जाने से डरते हैं। ये इनके अंदर दम ही नहीं है। जो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए वो 16 अरब रुपए उसके क्लर्क के अकाउंट से निकल रहे हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बना बैठा है कि वो मुल्क में तब्दीली लाएगा। अब अगर तब्दीली चोरों के जरिए आनी है कि जी वो 16 अरब रुपया उस शख्स के अकाउंट से जिसमें 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, वो शख्स और जिसके उससे सारे पैसे उसी के पास जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, उनसे मुंह बना के फिर रहे हैं, वतन के दुख में वो दुखी हुआ पड़ा है। वो सर एक इत्तेहादी आपसे टूट गया तो आपकी सादा अक्सरियत खत्म हो जाती है। एक इत्तेहादी टूट गया तो सादा अक्सरियत खत्म हो जाती है। आपने अभी फार्मूले का तज़किरा किया, तो ये फार्मूले के अंदर भी बात तो नहीं है नदीम साहब, ये तो पहले दिन से था। ये तो पहले दिन से था। अभी आपने फार्मूला का तज़किरा किया ना, यही इत्तेहादी, तो जो PTI के लिए -1 की बातें करते हैं, PTI में कहते हैं -1 तो -1 के लिए भी PTI के ही 2 अरकान का नाम वो लेते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर तो मेरे ख्याल में एक ही है, इमरान खान, लेकिन -1 में वो इमरान को माइनस करके 2 और लोगों के नाम लेते हैं। डू यू थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर PTI? इमरान खान को माइनस करें तो, अगर इमरान खान को माइनस करें तो PTI में बचता ही क्या है? हाँ, ये तो बात अलावा इमरान खान के कोई किसी का वोट सारा इमरान खान PTI में कोई पार्टी नहीं चला सकता। ये अपने खाम ख्याली निकाल दें कोई भी कि वो बैठे हैं कि जी वो इमरान खान की जगह फलाने शख्स को ले आएंगे और वो बैठ के पार्टी चला लेंगे। ये पार्टी है ही इमरान खान के दम से, इसके अलावा है नहीं। तो कि जिन 2 लोगों का गवर्नर साहब नाम आता था, क्या उन लोगों को एहसास है? क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि वो लोग अभी भी हैं, अपने अपने ग्रुप को लेके चल रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सर, मैं आपका शेर उनको भेजूंगा जरूर, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वैसे जितने जल्दी मान जाए तो अच्छा है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी मान जाए तो अच्छा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब ग्रुप्स का जिक्र होता है तो वीकेस्ट लिंक के तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम सामने आता है। जैसे महमूद खान से कहते हैं कि परवेज़ खटक खुश नहीं है, इसलिए परवेज़ खटक का एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के 2 अलहदा ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब से बुज़दार से खुश नहीं है। जो गुज़श्ता रोज़ ड्यूटियाँ लगाई गई थी दोनों चीफ मिनिस्टर्स की कि वो कौमी असम्बली के अरकान जो KP से बिलोंग करते हैं उनको महमूद खान और पंजाब वालों को बुज़दार ये कोऑर्डिनेट करेंगे और इंश्योर करेंगे उनकी प्रेजेंस और बिलिंग के वक्त वोटिंग। तो बुज़दार साहब ने जो इशाया दिया उसके अंदर बड़ा नंबर रिपोर्ट हुआ, कोई 30 के करीब 25-30 अरकान उन्होंने कहा कि वो उसमें शामिल ही नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन मार्क था। तो बुज़दार साहब से अभी से थोड़ी देर पहले हमारे साथी हैं अब्बास सबीर, उन्होंने सवाल किया, तो जवाब सुनिए उनका।
बात नहीं है। वो नाराज है आपसे? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने देखा कि अभी नंबर वो तो यहाँ पूरे पंजाब वाले आपके पास नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सर अदम एतमाद की बात होती है, कभी पंजाब से भी ये बात निकलती है कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। सर ये क्या बातें हैं सर? तो ये सियासी लोग हैं, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई अदम एतमाद नहीं हो रही सर पंजाब में? कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। आप मजबूत है सर, किला मजबूत है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर को अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी वो ऑक्सीजन टेंट में रखना पड़ता है कि कहीं ये ना हो कि कुछ अरकान ज़्यादा खफा हो जाए और धक्का मार के इनको आगे ना चल पड़े। सूरत हाल पंजाब की वजह से वफाक के अंदर ज़्यादा दबाव है। मरियम नवाज़ वो भी इस मौके पर अपने वाली तो है नहीं, उन्हें सूरत हाल नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने भी बयान दिया है, दिखाएगा जी। जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है, मेरा ख्याल है कि आजकल तो जिस पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है। अभी मरी का वाक़या हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फ़बारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे, वफात पा गए। इतनी ख़ानदानों के ख़ानदान और उजड़ गए, और ये अपने घरों में बनी गाला में, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हीटर्स चला के सोते रहे और वहाँ लोग मरते रहे। 36 घंटे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है। पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। अब वो कह रही हैं कि हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका, क्योंकि एक मैंने आपको पहले चंद रोज़ से बार बार कह रहा हूँ कि एक मूव चल रही है, वो पता नहीं मटीरियलाइज कैसे होगी, कि वो इन हाउस चेंज करें और नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ मिलकर एक आदमी को सामने लाएं, नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर पे करें, जो नया बंदा वज़ीर आज़म बने वो विद इन 90 डेज़ इलेक्शन कराए। ये नून लीग का मुतालबा है। अगर ये मटीरियलाइज हो गया तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने ये बयानात और ये तमाम बातें सुन के उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो रहेगी, लेकिन माइनस जरदारी और माइनस शरीफ। सुनिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है, जरदारी और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तब्दीलियां आपको पार्टीज में जल्द नजर आना शुरू। तलाल चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तलाल साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। पहले तो वो नो कॉन्फिडेंस वाली बात बता दें, फिर फवाद वाली बात पे आते हैं। कितनी सदाकत है या कितनी जान है इस खबर के अंदर कि नो कॉन्फिडेंस करेंगे और एक कंसेंसस आदमी को आप सामने लेकर आएंगे, वजीर आजम, जो 90 रोज में इंतखाबात करवाएगा? देखिए मलिक साहब, कुछ चीजें जो है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है। एक तो हम कोई भी तब्दीली आईनी तौर पे करना चाहते हैं, दूसरा इंतहाई ज्यादा अवामी प्रेशर है कि हर सूरत ऐसी नालायक और नाअहल हुकूमत को हटाया जाए, और उस पे हालांकि सिर्फ 1 साल अब बाकी है, मगर 1 साल भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्दाश्त कर पा रही है। और ये अब एक कंसेंसस ओपिनियन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और ये असेंबली इकट्ठे नहीं चल सकते। ये हुकूमत जो है वो गरीब की रोटी या पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चला सकती। नए मैंडेट की जरूरत है, उसके लिए तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली जो है उससे भी इकोनॉमी नहीं संभलेगी जब तक कि नया इलेक्शन नहीं होगा। सो इसके लिए 2 चीजों पर कंसेंसस करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर कैंडिडेट तो वो एक इंटरम किस्म का ही होगा जो कि सिर्फ इलेक्शन करवाएगा। तो हमारा हदफ जो है, या पाकिस्तान में जो इस्तेकाम है, वो इलेक्शन और नए मैंडेट के बगैर नहीं आ सकता। सो नए मैंडेट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों को एक जगह इकट्ठा करें। तो जो आपने कहा अबूरी वजीर आज़म के ऊपर इत्तेफाक राय की कोशिश हो रही है, तो अबूरी वजीर आज़म किसी और जमात से भी हो तो नून लीग को काबिल कबूल होगा? देखिए हम देखिए, एक तो बिल्कुल हम किसी सूरत भी इस तरह की असेंबली में हुकूमत लेने के लिए ये इन हाउस तब्दीली नहीं कर रहे बिल्कुल, और किसी किस्म की हम इन हाउस तब्दीली कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, और हम समझते हैं कि ये कोई हुकूमत जब तक नया मैंडेट नहीं होगा पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं होगा। सो हम अपनी लिए बिल्कुल या अपने किसी कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि एक मुश्तरका कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंतखाबात की तक इक़्तिदार में रहे। और इंतखाबात 90 रोज, इसके ऊपर इत्तेफाक राय है पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN में? देखिए ये बातें ही नेक्स्ट टाइम PDM के एजेंडे का हिस्सा होंगी,
और पीपल्स पार्टी एक और बड़ी जमात है और उसके बाद इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये सारी चीजें जो है वो मार्च से पहले सारी चीजें जो है वो फाइनलाइज हो जाए। उम्मीद है कि ये 15 मार्च से पहले बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। 15 मार्च से पहले ये सारी चीज़ें आपका ख्याल है कि क्लियर हो जाएंगी। अभी फवाद चौधरी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो सियासत करेंगी लेकिन जरदारी और शरीफ नहीं होंगे। इसका बड़ी मानीखेज स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो मैं आपसे बताऊं, ये समझते हैं कि इक़्तिदार में जितने इनके दिन हैं शायद वो कोई नहीं इज्जत दे रहे हैं, ना इनकी इज्जत बच रही है, ना पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है उससे इकोनॉमी और गरीब की रोटी और पाकिस्तान की इज्जत बच रही है। सो मामला हम अपने बहुत सारे इख्तिलाफात और चीजें हैं और हम तो खुद पहले चाहते थे कि ये लाने वाले भी ये एक दफा देख लें कि क्या हशर होता है जब इस तरह के पपेट्स लाए जाते हैं। और मगर जब देखना है कि पाकिस्तान का अदम इस्तेकाम जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहा है, नहीं तो हमें तो सूट करता है कि ये 5 की बजाय 5.5 साल करें, लाने वालों को भी पता चल जाए एक दफा और जो साथ थे उनको भी पता चल जाए कि क्या तबाही बर्बादी होती है जब कठपुतलियां आप लेकर आते हैं। तो फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद इसका मतलब है कि आप अपना सियासी महाज जो है उसको गर्म करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल फाइनेंस बिल की बिल्कुल इस पे कंसेंसस जो है वो इंशाल्लाह ताला पहले पीडीएम अपना करेगी, उसके बाद फिर जो दीगर जमातें हैं पीडीएम से बाहर सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी है, तो वो मैंने आपको कहा है कि मार्च से पहले एंड ऑफ मार्च से पहले ये चीजों को कर लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि 1 साल जो है वो इनके पिछले 4 साल से भारी होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और पाकिस्तान पे। सो इसीलिए, वरना हम तो चाहते थे ये 5 से 5.5 साल करें, निशाने इबरत बने तमाम वो लोग जो इमरान खान के साथ थे या लाने वाले। तलाल चौधरी साहब, 1990 की वो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन याद होगी जो बीबी के खिलाफ लाई गई। बहुत कमज़ोर गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन तब भी नाकाम होगी। अभी तो आप लोगों के खदशात हैं कि टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं तो मामला रुक जाता है। तो अब क्या होगा? अब कोई देयर इज़ अ चेंज रियलिटी, ग्राउंड रूल्स चेंज हुए हैं, क्या हुआ है? कोई नई तब्दीली आई है? देखिए मलिक साहब, देखिए अगर कॉल्स करने वालों को आप पता है कि गली गली मोहल्ले पंजाब पुलिस से ज्यादा बुरे अल्फाज में ये लोग डिस्कस हो रहे हैं। सो अदारों ने अगर अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है तो अदारों ने आईनी दायरे में आना है। ये कॉलें करेंगे तो अब अपनी इज्जत जाती रहेगी और ये बड़ी खतरनाक बात है। आप किसी गली मोहल्ले में बात करें, पंजाब पुलिस वैसे डिस्कस नहीं हो रही जैसे एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस हो रही है। सो हम समझते हैं अदारों की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, एहतराम रहना चाहिए, वो मुस्तहकम रहने चाहिए। अदारे खुद इसकी वजह से मुतनाज़े हो रहे हैं। जो इमरान के साथ खड़ा होगा वो लाइबल होगा गरीब की रोटी से लेकर पाकिस्तान के आदम इस्तेकाम का। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। जो बहुत बड़ा आज का इशू है वो परवेज़ खटक साहब का वो तनाज़ा है जो आज पार्लियामेंट्री पार्टी के बाद सामने आया, उसके दौरान सामने आया। अभी इजलास चल रहा था तो कुछ लोग बाहर निकले पार्लियामेंट्री पार्टी से, उन्होंने रिपोर्टर्स तक ये खबरें पहुँचाई और पूरा मुकालमा है जो रिपोर्ट हो रहा है और एक से ज़्यादा ज़राए से उसकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तस्दीक हो रही है कि परवेज़ खटक साहब ने हमाद अज़हर साहब की गैस के ऊपर वजाहत को तस्लीम नहीं किया और अपनी सीरियस रिजर्वेशन जो थी उनका इजहार किया कि सूबे के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है और जो गैस शॉर्टेजेस हैं और जो बिल हैं बिजली और गैस के, इनको लेकर हम लोगों से दोबारा वोट लेने नहीं जा सकते। और उसके ऊपर बाद में पहले तो खबरें चल गईं लेकिन फिर उनको ठंडा वंडा करने के लिए, पानी डालने के लिए उसके परवेज़ खटक साहब को बाहर भेजा गया कि मीडिया वालों को बताएं कि ये बात ऐसे नहीं थी। क्योंकि एक मौके के ऊपर तो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर उठ के खड़े हो गए कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम इस बिल पे वोट नहीं करेंगे। तो मैं ब्लैकमेल नहीं होता, मेरी कौन सी अपनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मैं तो पाकिस्तान के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, अगर मेरे से मुतमईन नहीं है तो किसी और को ले आएं। वो भी उठ गए, फिर उनको रोका गया तो परवेज़ खटक साहब उठ के चले गए। लेकिन फिर ठंडा करने के लिए सारी सूरत हाल को खटक साहब को कहा गया कि आप इन मीडिया वालों से जाके बात करें। उन्होंने क्या कहा, दिखाएगा। क्या रिजर्वेशंस थी, तो तफसील से थोड़ा सा क्लियर करने चीजों को। देखिए, मैं तो टीवी देखकर हैरान हो गया हूँ। टिकट चल रहे जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ,
तो मैं हर मीटिंग में बात करता हूं। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है सर। क्या कहा? हुकूमत की दावत दे देते हैं आपसे ये मंसूब किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही है, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फाइनेंस बिल वो तब पास हो रहा है तो आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन आपको मेरे ख्याल में रास्ता नहीं मिला। 17-18 वोट की अक्सरियत थी उनके पास, हुकूमत के पास। जी, तो अब आप क्या देखते हैं हुकूमत के ऊपर, जो आप लोग बड़े दिनों से बहुत खबरें आ रही थी कि नो कॉन्फिडेंस करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है, कंसेंसस कैंडिडेट फील्ड किया जाएगा, उनको कोई धचका लगेगा या तकवीत मिलेगी आपकी कोशिशों को? नदीम साहब देखें, फाइनेंस बिल का जहाँ तक ताल्लुक है और नो कॉन्फिडेंस का, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं एंड इसमें दो डिफरेंट डायनेमिक्स इस्तेमाल होती हैं। और वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ये एक शो ऑफ हैंड्स के थ्रू होता है। तो मेरा ख्याल है उन दोनों को हम एक तरीके से नहीं देख सकते। मगर जहाँ तक फाइनेंस बिल का ताल्लुक था, हमें ये सेनेट में भी पता था जब ये बिल आया था, और हमने जो इस पे अपनी ऑब्जर्वेशंस, रिकमेंडेशंस भी दी, उस पे कट मोशंस भी आज जमा हुए, अमेंडमेंट्स भी जमा हुई, और कुछ अमेंडमेंट्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बिल तब्दील किया और अमेंड करके लाई है बिल। जो पहले पेश किया था वही बिल गवर्नमेंट नहीं लेके आई। आफ्टर द सेनेट रिकमेंडेशंस बिल चेंज हुआ और काफ़ी हमारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए और तब ये बिल लाया गया है। और जहाँ तक पास होने का ताल्लुक है, वो तो पीटीआई की मेजॉरिटी है, इस बिल में नहीं, कई और बिलों में भी हुई है, तो बिल तो ये पास होना था, इसमें किसी को। यही तो सवाल है कि जब उनके पास मेजॉरिटी है, जो अभी नज़र आई है आज भी हाउस में, एक दफ़ा 17 एक दफ़ा 18 अरकान की उनके पास, जब आप अददी बरतरी देख रहे हैं हाउस के अंदर अपने एलाइज के साथ, तो फिर नो कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? जी, नो कॉन्फिडेंस ऐसे आएगी कि नो कॉन्फिडेंस में जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, और उसमें 17-18 लोग, आपने देखा होगा अगर सेनेट में जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो 64 लोग खड़े हुए थे, और जब सीक्रेट बैलेट हुआ, जब उसके बाद बैलेटिंग हुई, तो उसमें से 14 लोग गायब हो गए। आपके लोग टूट गए थे 14? हाँ, और उन्होंने वोट डाल दिए इन फेवर ऑफ दी अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट वो खड़े हुए थे, और ये सारी दुनिया ने देखा, सारी प्रेस ने देखा। तो मैं समझता हूं कि जो नो कॉन्फिडेंस होना है और जब भी होना है, उसमें क्या रिजल्ट आएगा ये मेरा ख्याल कोई भी नहीं बता सकता इस वक्त। तो अच्छा ही आपकी उम्मीद ये है कि जैसे सेनेट इंतखाबात में आपके 14 अरकान टूट गए थे और संजरानी साहब को वोट कर रहे थे, हो सकता है, ये आपकी उम्मीद होगी या हो सकता है कैलकुलेशन हो कि इस दफ़ा वो अरकान हुकूमत के टूटेंगे या उनके इत्तेहादियों में से टूटेंगे और आपकी तरफ आ मिलेंगे, ये आपकी तवक्को? जी, तवक्को तो मतलब मैं कह सकता हूँ, बट ये सियासत में ये चीज़ें नदीम साहब होती हैं, और इस टाइप की चीज़ें हमें कोई तवक्को नहीं थी कि 14 लोग वो चले जाएंगे जब 64 लोगों ने खड़े हुए, और अगर वो शो ऑफ हैंड्स में होता तो नो कॉन्फिडेंस क्या हो जाता। सर वो भी कमाल था सर, 64 खड़े थे, बाद में वोट डाला तो 14 उधर डाला है, रात को खाने में फिर वो सारे आपके साथ इकट्ठे थे, तो वो कमाल था वैसे। बिल्कुल कमाल था। मैं आपकी बात 100% एंडोर्स करता हूँ, और मेरी मतलब पॉलिटिकल करियर में मैंने ये पहली दफा ये चीज देखी थी कि जो हमारे साथ खाना खाते रहे और वोट देने के बाद भी खाना खाते रहे, वो वही उनका नहीं आज तक पता चला कि वो कौन 14 लोग थे। पता तो है सर, आपको भी पता है, नून लीग को भी पता है और जेयूआई को भी पता है। अब मैं जेयूआई का नाम मैं ले नहीं सकता कि कौन कौन थे, बहरहाल थे वहाँ पे जो 14 आप सारे जानते हैं, उनमें से कौन कौन लोग थे। जी, आप सही कह रहे हैं। अब की बार गेम में स्टेक्स बहुत ऊपर है सर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप 3.5 साल से लगे हुए हैं, और अभी जो मूव चल रही है उसमें कहा जाता है कि नून लीग भी ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है कि कंसेंसस बंदा फील्ड करते हैं, और फिर जो भी आएगा वो जल्दी इंतखाबात 90 रोज़। नून लीग तो कह रही है, पता नहीं आपकी जमात का इस पर इत्तेफाक राय है या नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव होगी। देखें सर, ये तो देखें, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स नदीम साहब। ये जितनी मूव्स हैं या जितनी चीज़ें हैं, दे आर ऑल डेमोक्रेटिक। तो मुझे इसमें कोई बुराई या
नजर नहीं आती। अगर पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक वे से चीजें हो रही हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री जहाँ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, जहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता 3-3 महीने 6-6 महीने, ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं और डेवलप कंट्रीज में भी ये बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी मतलब इट्स नॉट समथिंग स्ट्रेंज अगर कल ये हो जाए और नो कॉन्फिडेंट हो जाए, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए, एटलीस्ट इट इज डन थ्रू अ डेमोक्रेटिक वे। सर अगर लोटाक्रेसी ना हो और बड़ा ओपन तरीके से शफाफियत से हो फिर तो ठीक है। अगर लोटाक्रेसी हो, एक हमारे यहाँ कल्चर मौजूद है माजी का, लोगों को ला ला के भूरभुन रखा जाता था और क्या कुछ किया जाता था, वो वाली सूरत हाल ना हो, छांगा मांगा ना हो, फिर ठीक है। हाँ, हमें भी ये उम्मीद है कि छांगा मांगा नहीं होगा, मगर ये है ना कि हमने तो ये देखा है ना कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो कोई ना कोई, कभी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, कभी किसी का इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन के अलावा अगर ये चीजें डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट के थ्रू हो तो मैं नहीं इसमें कोई खराबी समझता। यू नो दे आर क्वाइट नॉर्मल इन एवरी डेमोक्रेसी। तो सिस्टम चलना चाहिए, बाकी तो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और कैबिनेट्स ये तो आती जाती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सही। सलीम मांडवी वाला साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैं बुज़दार साहब का मैं दोबारा आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि PTI के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आना है और वो दूसरी दफ़ा आना है, सेनेट इंतखाबात के वक्त भी 15 अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट किया था। और अभी जो खबर ये आई है कि जो खाना दिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उससे 25-30 अरकान पंजाब वाले वो मिसिंग थे। ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बुज़दार साहब का जवाब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, दिखाइएगा। बात नहीं है, नाराज है आपसे? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने देखा कि अभी नंबर वो तो यहाँ पूरे पंजाब वाले आपके पास नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सर अदम एतमाद की बात होती है, कभी पंजाब से भी ये बात निकलती है कि वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। सर ये क्या बातें हैं सर? तो ये सियासी लोग हैं, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई अदम एतमाद नहीं हो रही सर पंजाब में, परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आप मजबूत है सर, किला मजबूत है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये ओवरऑल सूरत हाल है जी आज के प्रोग्राम के। अभी इस वक्त वोटिंग जारी है और लाइकलीहुड यही है कि फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, उसमें रुकावट डालने की अपोजिशन पोजीशन में नहीं है। 2 दफ़ा काउंट किया गया और उसमें दोनों दफ़ा में 17 और 18 अरकान की हुकूमती इत्तेहाद को बरतरी हासिल थी। फाइनेंस बिल निकल जाएगा और पास हो जाएगा। दूसरा इशू स्टेट बैंक के लॉ का है, मालूम नहीं कि आज ही एजेंडे पे आता है वो भी के साथ ही कि नहीं आता है, वो थॉर्नी इशू है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन हैं जिसके अंदर हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी तकरीबन सभी के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि जिस तरह की रिफॉर्म्स या जिस तरह का एक स्टेट बैंक की इकॉनमी का लॉ एग्री किया गया IMF के साथ और इसको हफीज़ शेख और बाकिर रज़ा साहब ने ड्राफ्ट करके कैबिनेट से थ्रू करवाया था, उसको काफ़ी हद तक शौकत तरीन साहब ने उसको बेहतर करने की कोशिश की है क्योंकि इनके भी अपनी तशवीश थी कि बिल्कुल ये आज़ादी दे दी है तो ताल्लुक ही नहीं रह जाता फेडरल गवर्नमेंट से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो कल को ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत को अपना प्लान बनाने के लिए ग्रोथ का और इन्फ्लेशन की स्ट्रेटजी, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे हाथ ही कट जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को इन्होंने बेहतर किया है किसी हद तक, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके ऊपर रिजर्वेशन पाई जाती हैं। ये आज के प्रोग्राम से इतना ही वक्त ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद फॉलोअप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।